मैं सूर्य कुमार भारती, डायरेक्ट प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज। आप सभी लोगों का यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अयस्क पर और अयस्क से कैसे धातु का निष्कर्षण होता है, इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो धातु हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है वो कितने प्रोसेस के बाद अयस्क से धातु के रूप में कन्वर्ट होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो बात करते हैं खनिज की, कि खनिज क्या होता है। तो इसके पिछले कक्षाओं में भी हमने चर्चा कर रखा है कि खनिज क्या होता है और खनिज से धातु कैसे प्राप्त होती है। तो खनिज क्या होता है? खनिज वो तत्व या यौगिक होते हैं जो पृथ्वी के धरातल से या पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं, खोद के निकाले जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष में दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर उन खनिजों पर चर्चा की जाए तो जो पहला खनिज है वो है धात्विक खनिज। नाम से ही स्पष्ट है कि धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी। ये धातुएं सब पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको खनिज कहते हैं। तो इन खनिजों से जो है धातुओं का निष्कर्षण होता है, धातुएं प्राप्त होती हैं। जो दूसरा खनिज होता है उसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं और इन अधात्विक खनिजों से हमें अधात्विक यौगिक या तत्व प्राप्त हो जाते हैं जिसमें धातु नहीं होती हैं। तो धातु न होने के कारण ही इस प्रकार के जो खनिज होते हैं उनको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे पोटास हुआ, ग्रेफाइट हुआ, अभ्रक हुआ, लवण हुआ, सल्फर हुआ, ग्रेनाइट हुआ, चूना पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, बलुआ पत्थर हुआ। ये ऐसे खनिज हैं जो धातु नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धातुओं का एक विशेष गुण होता है, उसमें धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और इसलिए इन तत्व यौगिक को हम अधात्विक खनिज कहते हैं। और ये सारे तत्व यौगिक जो होते हैं ये पृथ्वी के भूगर्भ से ही प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ एक जो है चित्र को हम देख सकते हैं, जो एक अयस्क है, ये लोहे का अयस्क है। अयस्क इसे हम कहेंगे। वे खनिज पदार्थ अयस्क कहलाते हैं जिन्हें सरलता से, कम लागत से खनन करके बाहर निकाल के उसका शुद्धिकरण करके हम महत्वपूर्ण तत्व जैसे धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो अयस्क क्या है? जिनके धातु वो खनिज पदार्थ हैं जो सरलता से खानों से प्राप्त हो जाते हैं, जिनके शुद्धिकरण में कम लागत भी लगता है और इसको हम आसानी से शुद्धिकरण भी कर लेते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो जो सरलता से, कम लागत से जो तत्व आसानी से प्राप्त हो जाए और जो महत्वपूर्ण तत्व की श्रेणी में आते हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। एक चीज हमको ध्यान देने की जरूरत है कि सारे अयस्क जो है खनिज नहीं होते हैं। सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका मतलब जितने खनिज होंगे वो खनिज तो होंगे ही, लेकिन जितने अयस्क होंगे वो सारे खनिज होंगे, लेकिन जितने खनिज होंगे सारे खनिज अयस्क नहीं होंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ धातुएं हैं और ये धातुएं किन किन इन धातुएं से कौन कौन से अयस्क प्राप्त होते हैं। जैसे एल्युमिनियम धातु है। एल्युमिनियम जो धातु है उससे बॉक्साइट, क्रोमोलाइट, कोरंडम, डायस्पार, ये सारे अयस्क एल्युमिनियम धातु से प्राप्त होते हैं। चांदी से जो अयस्क बनते हैं वो अर्जेंटाइट है, नेटिव सिल्वर है, एजुराइट है, सिल्वर है, एजुराइट है। जस्ता जिंक से जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है, कैलामाइन है। ये अयस्क और अयस्क से हम धातु प्राप्त करते हैं। इन सारे अयस्कों से जस्ता, अर्जेंटाइन, नेटिव सिल्वर, एजुराइट से चांदी, बॉक्साइट, क्रोमोलाइट, कोरंडम, डायस्पार, एल्युमिनियम ये प्राप्त किया जाता है।
मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सेडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट, ये सारे जो है लोहे के अयस्क हैं। सीसा के जो अयस्क होते हैं वो है गैलेना, एंगलेसाइट, और अगर हम मैंगनीज के अयस्क की बात कर रहे हैं तो पायरालूसाइट, मैग्नेटाइट, इन अयस्कों से मैंगनीज धातु प्राप्त की जाती है। कैल्कोपायराइट, क्यूपायराइट, एजुराइट, मैलकाइट, इससे तांबा प्राप्त होता है। कैसीराइट से टीन प्राप्त होता है। सिनाबार जिससे पारा या मरकरी प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड, बोरेक्स, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इससे सोडियम जो है धातु प्राप्त होती है। तो इन सारे अयस्कों के माध्यम से हम धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम, चिली साल्टपीटर खनिज लवण से सोडियम, फेलोस्पार पायराइट अयस्क से जिप्सम, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम, मैग्नेसाइट, एप्सोसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट से मैग्नीशियम, सुरमा से एंटीमनी, इल्मेनाइट से टाइटेनियम जो है धातु प्राप्त की जाती है। अब हम बात करें कि धातु और अधातु की, किसको हम धातु कहेंगे, किसको हम अधातु कहेंगे। अगर इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करें, एक समझ विकसित करने की कोशिश करें, तो हम आसानी से धातु और अधातु के बारे में भी जान सकते हैं। देखिए, धातु और अधातु के कुछ गुण होते हैं। धातु किसे कहेंगे आखिर में, धातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातुओं के गुण क्या होते हैं। तो धातु पारदर्शिता की बात की जाए तो धातु अपारदर्शी होते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं अपारदर्शी भी हो सकते हैं, पारदर्शी भी हो सकते हैं, और पारभासी, ये तीनों प्रकार के होते हैं। पारदर्शी से आप समझते हैं कि जिसके आर पार देखा जाए, अपारदर्शी जिसके आर पार न देखा जाए, और पारभासी वो धातु होती है जिनके आर पार पूर्ण रूप से नहीं, हल्का फुल्का देखा जा सकता है। जो धातु और अधातुओं में दूसरा अंतर होता है वो ये होता है उनकी क्षारीय प्रवृत्ति होती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो तीसरा अंतर देखा जाए तो वो ध्वनि का आता है। अगर धातुओं को हम पीटते हैं तो उसमें आवाज आती है। सबसे आसान तरीका है कि वो धातु है कि अधातु है, जब हम उसको पीटते हैं तो उसमें आवाज आती है, लेकिन अगर हम किसी अधातु को पीटे तो उसमें कोई आवाज नहीं आती। हाइड्रोजन से क्रिया की बात करें तो अधिकतर धातु हाइड्रोजन से के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातु हाइड्रोजन के साथ अस्थायी यौगिक भी बना लेती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक बना लेती हैं। अवस्था में बात की जाए कैसी अवस्था धातुओं को होती है, तो धातुएं जो सामान्यतः होती है ठोस होती है, उनमें आघात वर्धनता और तन्यता होता है, ये धातु का गुण ही होता है। लेकिन अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। घनत्व तथा गलनांक की अगर बात की जाए, घनत्व गलनांक कैसा होता है, तो धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती है, उनका गलनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु गलनांक और घनत्व प्रायः कम होता है। चमक की बात की जाए तो चमक धातुओं में सबसे अधिक पाई जाती है। इसी कारण उनका आभूषण बनाने में, कुछ विशेष धातुओं का आभूषण बनाने में भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसमें बात की जाए, धातुओं की बात की जाए, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन, इन धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। मिश्र धातु के रूप में अगर देखा जाए तो मिश्र धातु आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। मतलब कुछ धातुएं आपस में मिलकर एक मिश्रण बनाती हैं, समांगी मिश्रण बनाती है, जिसको मिश्र धातु कर लेते हैं। लेकिन धातुएं आपस में मिलकर समांगी मिश्रण नहीं बनाती हैं और इसलिए इसको मिश्र धातु नहीं कहते हैं। अम्लों से क्रिया की बात की जाए तो धातु अम्ल के साथ लवण बनाती हैं, ये जानते हैं हम। अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते ही हैं अधातुएं, अधातुएं अम्ल के साथ लवण नहीं बनाती। सभी धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, चालकता की बात की जाए, लेकिन सभी ये अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होती हैं। तो ये जो है धातुओं और अधातुओं का कुछ विशेष गुण है। अगर धातु कर्म की बात की जाए कि किस प्रकार अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है, तो बात की जाए धातु कर्म की, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं या मेटालर्जी कहते हैं। ये हम चीजें जानते हैं। मेटालर्जी कहते हैं धातु से अयस्क प्राप्त करने की क्रिया को।
अब धातु कर्म कुछ चरणों में होता है, जिस पर हम कुछ चरणों की चर्चा करेंगे, जैसे अयस्क का सांद्रण की कंसंट्रेशन ऑफ वोर। यह एक विधि है जिसके माध्यम से हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। यह उन धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, उन अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मिले होते हैं और इसमें इसका सांद्रण करके इन मिट्टी, कंकड़ को धातु से अलग कर लिया जाता है और हम आसानी से जो है प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें सांद्रण की, तो सांद्रण मुख्यतः 3 विधियों में किया जाता है। एक जो सबसे पहले विधि होती है वो फेन प्लवन विधि होती है या झाग विधि कहते हैं। झाग से स्पष्ट है, इस विधि के माध्यम से जो है झाग बन जाता है, धातुओं का झाग बन जाता है और उस आसानी से हम उस झाग को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको ठंडा करके हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण उन अयस्क को सांद्रण किया जाता है जिन जो भी अयस्क में जो धातु और जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, वो अशुद्धियां जो है भीगने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो उन्हीं अशुद्धियों का जो है सांद्रण इस विधि के माध्यम से किया जाता है। इसमें किया जाता है, इस विधि में ये प्रयोग किया जाता है कि बारीक पिसे हुए अयस्क को हम क्या करते हैं कि जल से भरे हुए एक टैंक में डाल देते हैं। फिर उस टैंक में थोड़ा सा छीणका तेल अथवा क्रायोलाइट का तेल और थोड़ा पोटेशियम एथिल जैनेथेट मिला देते हैं और मिलाने के बाद क्या होता है कि उसमें वायु की प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। जब प्रबल धारा उसमें वायु की प्रवाहित की जाती है तो अयस्क की सतह तेल से भीग जाते हैं और ये झाग के रूप में जो है ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और जब ये झाग के रूप में ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक झाग को इकट्ठा कर लेते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं वो जल की सतह में आसानी से बैठ जाती हैं और इसके माध्यम से हम आसानी से धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। जो सांद्रण की दूसरी विधि होती है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है और इस विधि से उन धातुओं का गैंग से या अशुद्धियों से निष्कासन किया जाता है जिसमें चुंबकीय और अचुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अगर उसमें चुंबकीय और अचुंबकीय गुण नहीं पाए जाएंगे तो उनका निष्कर्षण इस विधि से नहीं किया जाता है। इस विधि के माध्यम से क्या किया जाता है कि चुंबक की सहायता से जो है जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो अलग कर लिए जाते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ आसानी से अलग कर लिए जाते हैं और धातु का निष्कर्षण हो जाता है। जो सांद्रण की तीसरी विधि होती है उसको हमको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहती है और इस विधि के द्वारा हल्की अशुद्धियां जैसे रेत, मिट्टी को अयस्क से दूर किया जाता है। उसके माध्यम से हम जो है आसानी से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से आसानी से हम उनको अलग कर लेते हैं। और ये विधि जो होती है वो अयस्क का और जो अशुद्धि होती है उनके आपक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। इस विधि से पिसे हुए अयस्क को क्या करते हैं हम पानी की धारा में धोया जाता है जिसमें जो हल्की अशुद्धियां होती हैं उस पानी की धारा में आसानी से बह जाती हैं और जो भारी अयस्क होते हैं वो आसानी से नीचे बैठ जाते हैं और जिसके माध्यम से आसानी से हम धातु का निष्कर्षण इस विधि से कर लेते हैं। अब जो दूसरी विधि होती है उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं, निष्कापन कहते हैं और ये इस विधि के माध्यम से धातु का जो निष्कर्षण होता है वो परावर्तन भट्ठी में होता है। तो इस विधि द्वारा ऑक्सीजन युक्त अयस्कों का ही शोधन किया जा सकता है क्योंकि इनका दहन होता है। अगर दहन नहीं होगा तो उसका धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं किया जा सकता है। इस विधि से अयस्क को क्या करते हैं कि उच्च ताप पर गर्म करते हैं और उच्च ताप में गर्म करने से क्या होता है उसमें जो उपस्थित नमी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अन्य जो वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव होते हैं वो बाहर निकाल जाते हैं। जैसे यहाँ हम एक बॉक्साइड अयस्क को देख सकते हैं कि जैसे हम इसको गर्म करते हैं
ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और H2O में क्या होता है, टूट जाता है और एल्युमिनियम आसानी से इस यहाँ से निक्षेपित हो जाता है। यहाँ एक प्रवर्तन भट्ठी में इसका चित्र देख सकते हैं किस प्रकार हमने अयस्क को रखा हुआ है और ईंधन के द्वारा गर्म किया जाता है। गर्म करने से यहाँ से जो ये ताप है, जो गर्म हवाएं हैं वो भट्ठी से होकर जाती हैं, ये अयस्क से होकर निकलती हैं। अयस्क गर्म होता है और गर्म होने से जो व्यर्थ गैसें होती हैं वह यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाती हैं और इसके माध्यम से अयस्क आसानी से कम खर्चे में, कम लागत में हम अयस्क को आसानी से अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। भर्जन, रोस्टिंग। भर्जन क्या होता है, अगर हम इस पर बात करें, भर्जन पर बात करें तो यह भी भर्जन की क्रिया भी, रोस्टिंग क्रिया भी प्रवर्तन भट्ठी में होता है और इस विधि से अयस्क का से धातु का निष्कर्षण होता है। इस विधि से सल्फर और आर्सेनिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस विधि में अयस्क को क्या करते हैं कि वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं और गर्म करने पर सेम वही प्रक्रिया होती है जो यहाँ दिखाया गया है। जो अशुद्धियां होती हैं, जो व्यर्थ गैसें होती हैं, वो आसानी से जो है इसके माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। भर्जन की जो विधि होती है उसमें ऑक्सीकरण, अपचयन, क्लोरीनीकरण इत्यादि रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इस रासायनिक परिवर्तन से सामान्यतः कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकृत करके हट जाते हैं। तो इस विधि से भी धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह आर्सेनिक और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आर्सेनिक जल के और आर्सेनिक जो ऑक्साइड धातु का निर्माण करता है। प्रगलन, जो प्रगलन विधि होती है, इस विधि के से अयस्क को क्या करते हैं कि अयस्क को किसी गिलास में मिलाते हैं, मतलब ऐसी चीजें मिलाते हैं जो उसको गला सके। तो इस अयस्क को किसी गलास में मिला के उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गलास कुछ भी हो सकता है, वो जैसा गालक जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है या कोक का प्रयोग कर सकते हैं और उसको जब गलाते हैं तो इस क्रिया में कोक अपचय का कार्य करता है और कार्य करने के बाद अयस्क में उपस्थित अगलनीय जो अशुद्धियां होती हैं वो क्रिया करके धातु मल का निर्माण करती हैं और ये धातु मल जो है गलित अयस्क से ऊपर एक अलग परत के रूप में एकत्रित हो जाता है जिससे निकास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और हमको शुद्ध जो धातु होती है वो प्राप्त हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार आयरन ऑक्साइड में सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाया जाता है और फेरिक ऑक्साइड की एक परत हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है। फेरिक सिलिकॉन ऑक्साइड की एक परत प्राप्त हो जाती है। तो जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां हों तब हम जिस गालक का प्रयोग करते हैं वो सिल्वर डाइऑक्साइड होता है तथा जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां हो तो क्षारीय गला, मतलब कहने का मतलब कि अगर क्षारीय अशुद्धियां हो तो अम्लीय गला का प्रयोग करेंगे और जो अम्लीय अशुद्धियां हो तो क्षारीय गला का प्रयोग करेंगे। अब धातु का शोधन, मेटल रिफाइनिंग क्या होता है। प्रगलन के बाद भी अयस्क में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अशुद्धियों का शोधन किया जाता है और ये शोधन विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से किया जाता है और विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से उसका अपघटन करके और शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो ये था धातु और धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, अयस्क क्या होता है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या होता है, किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, इस पर हमने चर्चा की और इस पर एक समझ विकसित करने की कोशिश की। अब इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।